This is Sir Khalid Hussain, your physics instructor. I have done my BS from Federal Urdu University, and I'm teaching in various institute of Karachi. So today we are starting chapter MDCAT chapter और ECAT also. तो हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिसका नाम है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम. वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम. तो इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे काफ़ी. स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम को. वेक्टर और इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी. जैसे कि हम लोग पहली चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है फिजिकल क्वांटिटी. बहुत ही इजी स्टार्टिंग है, बेसिक स्टार्टिंग है, लेकिन हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ेंगे इसमें. एमडीकैट और ईकैट के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. तो फिजिकल क्वांटिटी तो क्लास 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत ईजी चीज़ होती है. देख लेते हैं इसको क्या है भाई. फिजिकल क्वांटिटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. एनीथिंग एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड. एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड. कोई भी चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज. इसके अंदर क्लास एंगर, गुस्सा जिसे कहते हैं हम, या इमोशंस, ये सब नहीं आते हैं इसके अंदर. वजह क्या है? क्योंकि इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते. ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. जैसे हम काउंट कर सकते हैं किसी का मैस, किसी चीज़ का लेंथ और किसी चीज़ का टाइम. तो ये सारी चीज़ें हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज में दो तरह के टाइप्स पाए जाते हैं. एक हम लोग जो डिस्कस करेंगे बच्चों पहले, वो है स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज बहुत ही कोई इजी है, बिल्कुल ज़्यादा आसान. स्केलर क्वांटिटीज बच्चों ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है जो कि नॉन डायरेक्शनल होती है. नॉन डायरेक्शनल का मतलब है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. अब अगर आप डिस्कस करते हो, जैसे आपको एग्जाम्पल इसमें बताऊंगा आगे, ठीक है. एग्जाम्पल मैं नीचे लिख देता हूँ आपके लिए पहले से. इसकी एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ. जैसे कि मैथ है. अब किस चीज़ का आप मैथ देखते हो, 20 kg या 40 kg, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. इसी तरह से दूसरी चीज़ जो आप देखोगे वो है बच्चों टाइम. जब आप टाइम गिनते हो, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं लेते आप लोग. टाइम किस सिमत में है ये नहीं होता, सही है. सिर्फ उसकी काउंटिंग होती है, यानी उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती. तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो नॉन डायरेक्शन होती है, यानी उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, पहली बात. और दूसरी चीज, इनके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड. ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड. इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि वैल्यू होती है. तो ये क्वांटिटी होती है. इसी तरह अगली पढ़ लेते हैं हम लोग. दूसरी क्वांटिटी का नाम है, दूसरे टाइप का नाम है बच्चों स्केलर की जगह. अब दूसरा आता है वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है क्लास? ये उसका ऑपोजिट है. अब इसमें हमें डायरेक्शन पता होती है. वेक्टर क्वांटिटी जो होती है बच्चों, हैविंग डायरेक्शन. डायरेक्शन हमें पता हो, ऐसी मेजर करने वाली चीजें या ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन मौजूद हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा, डायरेक्शन के साथ साथ इसमें हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड भी होता है. दोनों चीजें होती है, हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बोथ. दोनों चीजें होती हैं इसके पास, वेक्टर क्वांटिटी के पास. अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एग्जाम्पल देख लो आप लोग. तो वेक्टर क्वांटिटी में जो चीजें आती है वो आती हैं क्लास. एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटी में सबसे पहले है वेलोसिटी. आपने पढ़ा होगा क्लास, स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं, बस दोनों में डायरेक्शन का फर्क होता है. तो स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर में आता है क्योंकि उसमें हमें डायरेक्शन नहीं पता होती, रफ्तार की डायरेक्शन. वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन पता होती है. और दूसरी चीज है इसमें डिस्प्लेसमेंट. ऐसा स्ट्रेट लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट फासला जिसकी हमें डायरेक्शन पता है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. तीसरे नंबर पे आता है क्लास फोर्स. फोर्स आप जब लगाते हो तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगाते हो, बॉक्स पे या तो नीचे, या तो आप बॉक्स पे फोर्स लगाओगे अपवर्ड. तो फोर्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रखती है, तो इसीलिए फोर्स भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है. अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी के सिर्फ ये चीजें जरूरी नहीं है, डायरेक्शन जरूरी नहीं है, और भी चीजें होती हैं. जैसे कि वेक्टर के लिए एक और चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो ये है बच्चों कि वेक्टर के ना कुछ लॉ होते हैं, वेक्टर एडिशन के कुछ लॉ होते हैं. तो वेक्टर्स को
वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा उन लॉ को ओबे करना चाहिए, ओबे लॉस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के लॉ अगर कोई भी क्वांटिटी ओबे नहीं कर रही है तो मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमें एक चीज पता है करंट के बारे में, हम करंट को पढ़ते हैं ना कि एक टर्मिनल से वही फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है, तो हमें लगता है कि इसकी एक डायरेक्शन है स्पेसिफिक, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वो डायरेक्शन होती है फ्लो की, करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो अब हम अगर इसको इस तरह से समझे कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन हमें लगता है कि डायरेक्शन है उसकी, तो हम कैसे इसको समझ सकते हैं? करंट को जब आप ऐड करोगे, करंट को ऐड करते हैं वो सिंपल मेथड से ऐड हो जाता है, यानी इसमें कोई वेक्टर वाला मेथड नहीं है। तो सिंपल मेथड से जब ये ऐड हो जाता है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर्स के लिए आपको अलग स्पेशल टाइप की एडिशन चाहिए होगी, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे इसी पूरे लेक्चर में आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात क्या है बच्चों, जो वेक्टर्स होते हैं उनको आप, जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, वेक्टर्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट बाय अ स्पेशल रूल, एक स्पेशल रूल के जरिए होता है। सही है, और दूसरी बात जो मैंने बताई, कैन नॉट बी डिवाइडेड, वेक्टर डिवाइड नहीं होते। सही है, सिर्फ डिवाइड नहीं होता, बाकी तीनों चीजें होती हैं वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर में। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों, ये तो चीज हमने पढ़ ली भाई, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, कोई भी ऐसी चीज, ये देखो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद हमने पढ़ा स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, नॉन डायरेक्शन, उन्हें कहते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। फिर वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन होती है, साथ उनका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल क्या है, फोर्स। ठीक है क्लास, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट को, वो ये है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है या किस तरह से उसे बजाहिर जाहिर किया जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो दो तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टार्ट करते हैं उनको। तो पहला मेथड है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक बच्चों निकला है सिंबल से, देख सकते हो आप, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको ना। तो सिंबॉलिक किस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर, लेटर से, और उसके साथ होना चाहिए विद एरो ऑन टॉप, उसके टॉप पे क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए। सिंबॉलिक यानी कि सिंबल के तौर पे उसको जब शो करेंगे, जैसे एग्जांपल हमारे पास ए वेक्टर है तो उसके ऊपर हम स्मॉल इस तरह से एरो शो करते हैं, इस तरह बी है उसके ऊपर भी स्मॉल एरो, सी है उसके ऊपर भी स्मॉल एरो, ईटीसी। इस तरह से बहुत सारे कोई भी वेक्टर होंगे, तो वेक्टर का सिंबल क्या होता है क्लास, कि उसके टॉप पे क्या लगा होता है, एरो लगा होता है लेटर के साथ। इसके अलावा एक और भी सिंबॉलिक इसकी रिप्रेजेंटेशन है, या, और का मतलब या, यहाँ पर सही है, या तो आप इन्हें लिखोगे बोल्ड लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स, आपको वेक्टर इस तरह से दिख सकता है कि जो ए है थोड़ा सा बोल्ड करके बनाया जाएगा कुछ इस तरह से, या तो बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा एक, या तो क्लास उसके ऊपर क्या होगा, एरो। दो मेथड होते हैं रिप्रेजेंटेशन के, ये रहा, ठीक हो गया। एक मेथड बाय लेटर और उसके ऊपर क्या होगा, टॉप पे एरो। दूसरा मेथड या तो बोल्ड लेटर्स में लिखे होंगे। इन ये पहचान होती है वेक्टर की किसी इक्वेशन वगैरह में जब वो लिखा होगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं भाई, अगले पॉइंट क्या है। तो अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं बच्चों, अगर इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें शो करवाना हो किसी इक्वेशन में, जैसा अभी मैंने बताया भाई, अगर आप ये लिख रहे हो ए वेक्टर, तो इसका मतलब ये है कि ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर की पहचान है, लेकिन इसकी कुछ जो वैल्यू होगी 20, उस वैल्यू को मैग्नीट्यूड को कैसे शो करेंगे हम लोग, उसको उसका तरीका हम लोग देखते हैं दूसरे पॉइंट में। तो देख लेते हैं भाई किस तरह से शो करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आप रिप्रेजेंट करते हो
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय या तो उसके लेटर से ए से, जैसे ए वेक्टर था, उसके मैग्नीट्यूड को आप ए से शो कर सकते हो या तो उसके लेटर से। और दूसरा तरीका क्या है, या तो आपको लगाना पड़ेगा मॉड्यूलस। क्या लगाते हैं हम? मॉड्यूलस लगाते हैं, जैसे कि ए वेक्टर का मॉड्यूलस, कुछ इस तरह से। ठीक है क्लास, ये देख लें आप, कुछ इस तरह से आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करते हो, यानी उसकी वैल्यू को शो करते हो सिर्फ। सही है, इक्वेशंस वगैरह में। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है भाई, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है ये कि एग्जाम्पल हम इसकी कोई ले लेते हैं। एग्जाम्पल, ए वेक्टर की मिसाल के तौर पे भाई वैल्यू है 2i, यूनिट वेक्टर लगा दिया हमने। सही है, तो जब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा कुछ इस तरह से, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2, इसकी वैल्यू 2 है। तो ये जो हमने मॉड्यूलस लगाया ये शो कर रहा है किसको? इसके मैग्नीट्यूड को शो करता है, इसकी वैल्यू को। सही है, ये हो गई बच्चों पहली रिप्रेजेंटेशन। तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन बच्चों जो होता है नंबर 2 पे, वो हम कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकली वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरी चीज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। ग्राफ में बच्चों वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन विद एरो। स्ट्रेट लाइन और उसके साथ होता है एरो, एरो होता है ये एरो। तो इसकी डायग्राम बना लेते हैं, देखो इस तरह से कुछ, जैसे एक ये वेक्टर, स्ट्रेट लाइन, और इसी के साथ आगे लग जाएगा एरो। इस तरह से आप कभी भी ग्राफ में जब लिखेंगे वेक्टर को, तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। इस वेक्टर का कुछ भी नाम हो सकता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, एफ वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, जो भी। जब ग्राफ में लिखते हैं हम तो इस तरह से लिखते हैं इसको। अच्छा, अगली चीज हम लोग क्या डिस्कस करते हैं भाई, लेंथ ऑफ लाइन। भाई इस जो लाइन है इसका जो लेंथ है वो बताता है हमें लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वैल्यू को बताता है, लेंथ ऑफ लाइन। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं, देखो बच्चों, भाई ये जो है ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये है इसका मैग्नीट्यूड, इसकी जो लाइन होती है, और ये जो एरो है ये इस बताता है इसकी डायरेक्शन को, डायरेक्शन को बताता है एरो। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, देखो, तो जो लेंथ है वो शो करता है मैग्नीट्यूड को, एंड एरो शोज द डायरेक्शन। एरो किसको शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है। तो यहां तक हमने समझा बच्चों कि वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ में हम इसको कैसे शो करते हैं बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन से, और उसके साथ क्या होता है? एरो। और दूसरी चीज कि जो इसकी जो स्ट्रेट लाइन है, पूरी लाइन बताएगी मैग्नीट्यूड को, और एरो बताएगा डायरेक्शन को। जैसे एग्जाम्पल आप अगर लो, एक एग्जाम्पल कुछ इस तरह से कि भाई आपको वैल्यू दी हुई, ये जो पूरी लाइन है और ये एरो है, इस लाइन का लेंथ है 2 मीटर, और ये एरो है नॉर्थ की तरफ, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। सही है, तो 2 मीटर ये जो है बच्चों, ये इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसकी लाइन बता रही है इसके मैग्नीट्यूड को, और ये जो एरो है ये शो करता है किसको? डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज बच्चों इंपॉर्टेंट है, समझना आपने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है भाई, एक वेक्टर कब चेंज होता है? अ वेक्टर चेंजेस, एक वेक्टर कब चेंज होता है? चेंज व्हेन, एक वेक्टर चेंज होता है, कब चेंज होता है? ये पॉइंट सिखाऊंगा मैं, देखो तुम लोगों को अभी। एक वेक्टर कब चेंज होता है? पहला पॉइंट, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, जब इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो जब वेक्टर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। दूसरी चीज, या उसकी हो जाए डायरेक्शन चेंज, इट्स डायरेक्शन चेंजेस,
किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा तीसरी चीज, जो एंगल है, किस एंगल पे हम उसे रोटेट करते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, उसको घुमाने का जो एंगल है रोटेशन, शुड नॉट बी इक्वल टू, शुड नॉट इक्वल टू 2 पाई। मतलब आप किसी वेक्टर को अगर घुमा रहे हो और उसको घुमाने की जो डिग्री है वो 2 पाई नहीं है, तो ऐसा वेक्टर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल्स मैं यहाँ करवा रहा हूँ, देख लें आप लोग। एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स, इस ये जो चीज मैंने बताई इसकी एग्जाम्पल देखेंगे अब आप। एग्जाम्पल क्या है भाई, पहले एग्जाम्पल, पहले में हम लोग, मैंने पहले पॉइंट क्या लिखा है भाई, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो वेक्टर चेंज हो जाता है। तो इसी बात को कंटिन्यू करते हैं भाई। ये एक लाइन है स्ट्रेट, देखो ये, और एक और लाइन है आगे जो कि इससे बड़ी है, देख सकते हैं आप। सही है, मैग्नीट्यूड बड़ा है इसका, यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका 5 है, इसका 10 है। मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो ये वेक्टर अलग कहलाएगा ए, ये वेक्टर अलग कहलाएगा बी। मैग्नीट्यूड के चेंज हो जाने से क्या हो जाता है, वेक्टर चेंज हो जाता है। दूसरी चीज, इसके अलावा नंबर 2 पे हमने पॉइंट में पढ़ा, नंबर 2 पॉइंट में, कि डायरेक्शन के चेंज होने से भी हो जाता है। जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड भाई, एक लाइन हम वेक्टर ले रहे हैं, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है। अगले वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड तो 5 होगा, लेकिन जो इसके बच्चों डायरेक्शन आप देख सकते हो चेंज है, ये भी 5 का है लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज है। तो डायरेक्शन चेंज होने से भी वेक्टर चेंज हो जाता है। वेक्टर ये अलग होगा ए, ये वेक्टर क्या होगा, बी। तो वेक्टर चेंज कब होता है, जब या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। तीसरी चीज, तीसरी चीज ये है बच्चों कि हमने पढ़ा एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में। देखो मिसाल के तौर पे एक वेक्टर ऐसे लगा हुआ है, ये रहा, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर। अब इसको हमने करना है रोटेट, यानी कि घुमाना है। अगर वो रोटेशन 360 से कम है, यानी कि 2 पाई, 360 2 पाई के बराबर होता है, चौथे चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो, रोटेशनल वाले चैप्टर में। सही है। अगर इससे कम है, यानी कि आपने इसको घुमा के पूरा सेम वापस इसी तरह का नहीं बनाया, तो मतलब कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखो, यानी कि आपने घुमाया और घुमाने के बाद आपने इसको ऐसा कर दिया, इस डायरेक्शन में कर दिया, नीचे वाले डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में आपने किया, यानी कि वेक्टर चेंज हो गया। तो वेक्टर चेंज कब हो जाता है, जब उसको 360 पे, 360 से कम घुमाया जाए, एंगल पे कम घुमाया जाए, रोटेट किया जाए, तो वेक्टर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अच्छा, आगे दूसरी चीज हमने जो डिस्कस करनी है इसी के साथ, कि भाई एक वेक्टर चेंज कब नहीं होता, वेक्टर चेंज, अ वेक्टर डज नॉट चेंज, वेक्टर कब चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज व्हेन, कब चेंज नहीं होता वेक्टर बच्चों। दूसरा ये हमने डिस्कस करना है, कब चेंज नहीं होता वेक्टर भाई, इस चीज को देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, जब उस वेक्टर को डिस्प्लेस किया जाए उसी के पैरेलल, इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल, पैरेलल टू इट्स सेल्फ। जब कोई वेक्टर अपने आप के पैरेलल डिस्प्लेस किया जाए तो वो चेंज नहीं होता, वो वेक्टर चेंज नहीं होता। पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है भाई, कि अगर हम, अभी रोटेशन वाली हमने बात पढ़ी थी उसी के बारे में, इट इज, अगर उसको रोटेट किया जाए, इट इज रोटेटेड एट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। अगर उसको 2 पाई डिग्री पे क्या किया जाए, रोटेट, तो भी वो चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल समझोगे तो ही समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आता। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में भाई, पहली एग्जाम्पल ये है कि देखो, ये रहा एक वेक्टर, सेम इसी के जैसा आगे एक और वेक्टर है, ये रहा। तो ये हमने क्या किया, सिर्फ इसको अपनी जगह से उठा के, यहाँ से उठाकर यहाँ इसको बस कर दिया हम लोगों ने, पैरेलल शिफ्ट कर दिया सिर्फ। तो पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर चेंज नहीं होता, लेकिन शर्त यही है बच्चों कि ये मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए कम से कम, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए, मैग्नीट्यूड अलग होगा तो वेक्टर चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या है भाई, दूसरी एग्जाम्पल हमने दी थी रोटेशन वाली। अब रोटेशन वाली एग्जाम्पल को दोबारा से एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूँ। देखो, रोटेशन वाली एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, भाई अगर ये एक वेक्टर है,
ये एक वेक्टर है, ये रहा, दूसरी एग्जांपल है हमारी। इसको मैं रोटेट कर दूं, पूरे 360 डिग्री रोटेट कर दूं, यानी कि 2 पाई डिग्री थीटा जो है इसको हम रोटेट कर दें, तो वापस ये इसी जगह पे आ जाएगा सेम। जब ये वापस सेम यहीं आएगा, इसका मतलब ये वही ए वेक्टर दोबारा घूम के वही ए वेक्टर बन जाएगा। यानी कि किसी वेक्टर को 360 घुमाने से भी वो क्या होता है, चेंज नहीं होता। तो हमने दूसरी चीज क्या डिस्कस की अभी, कि वेक्टर जो है वो कब चेंज नहीं होता, ये होती है दूसरी बात। अच्छा, यहाँ तक। अगली बात हम लोग एक और बात डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट में आगे आपके काम आएगी काफी। वो ये है बच्चों कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होता है बच्चों, ये इस बात को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। दो एंगल के दरमियान एंगल के बारे में, पहला पॉइंट। अच्छा, दो वेक्टर के दरमियान एंगल के बारे में कुछ इस तरह से बच्चों, कि हम दो वेक्टर के दरमियान का एंगल जब भी मेजर कर सकते हैं जब या तो हेड से हेड जुड़ी हो या तो टेल से टेल। जैसे एग्जांपल मैं पहले लिख देता हूँ इसको थ्योरी में, हम जब भी मेजर कर सकते हैं ओनली मेजर, उनके दरमियान के एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ओनली मेजर व्हेन हेड हेड जॉइन टू हेड और टेल जॉइन टू टेल। अगर हेड हेड से जुड़ा हो और टेल टेल से जुड़ी हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एंगल को मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी एंगल क्या होते हैं, गलत होते हैं। अब बाकी एंगल्स में दिखा देता हूँ आप लोगों को एग्जांपल्स में। ये देखें नीचे एग्जांपल, एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में पहले एग्जांपल देखें, पहले एग्जांपल में हम लोगों ने भाई एक वेक्टर लिया हुआ है ऐसे, ये एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये देखें। अब यहाँ टेल से टेल जुड़ी हुई है इस वाले में, तो ये जो थीटा होगा ये थीटा कहलाता है करेक्ट, यानी कि ये एंगल सही है। जब टेल और टेल के दरमियान कोई एंगल होगा तो यानी वो एंगल क्या माना जाता है, सही माना जाता है। दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ सही की, कि सही किस तरह होगा, अगर एक वेक्टर कुछ इस तरह और दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस कंडीशन में हेड से हेड जुड़ रहे हैं, तो हेड से हेड जुड़ेंगे, ये जो एंगल होगा ये थीटा भी क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। इसके बाद अगर दूसरा केस क्या है भाई, अगर करेक्ट ना हो, रॉन्ग मेथड हो एंगल को कैलकुलेट करने का, वो जो रॉन्ग मेथड है वो कुछ इस तरह से होता है। हम कभी कभी इसको रॉन्ग मेथड से कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो चैप्टर 7 में आपके एक न्यूमेरिकल आता है, 8 में इलेक्ट्रिक फील्ड में ना कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल। तो देखो भाई एक वेक्टर कुछ ये है, ये रहा, दूसरा वेक्टर यहां से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये देखो। अब हेड से टेल जुड़ा हुआ है यहाँ पर, हेड से टेल जब जुड़ा हो तो आप यहाँ का एंगल मेजर नहीं करते, ये रॉन्ग तरीका है, यहाँ का एंगल काउंट नहीं हो सकता। एंगल कब काउंट होगा, इसको सही करने की क्या मेथड है, सही करने का मेथड ये, आप इसको पूरा आगे लेके जाओ, देखो ये आ गया हेड। अब यहाँ टेल से टेल वाला ये वाला एंगल आप लोग मेजर कर सकते हो, ये सही है तरीका, वो जो लेफ्ट वाला है वो क्या गलत होगा, ठीक है। तो ये मेथड जो है आपको अच्छे से याद रखना है, एंगल्स का, एंगल का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा एक और इस तरह की एग्जांपल, भाई एक वेक्टर ऐसे है, ये इसकी टेल, लेकिन टेल से हेड, हेड के साथ जुड़ा हुआ है टेल, देख सकते हैं आप, ये देखो ये वाला हेड से टेल जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ का एंगल फिर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब करेक्ट एंगल कैसे निकालोगे, करेक्ट एंगल निकालने के लिए आपको इस वाले वेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ का आप एंगल काउंट कर सकते हो, ये होगा ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है वेक्टर्स के लिए, न्यूमेरिकल्स में आगे हम लोग गलती कर चुके होते हैं इन चीज़ों में। तो देख लो बच्चों, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता, और उनके दरमियान का एंगल क्या होता है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अगली चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, ये हमारा पहला लेक्चर है बच्चों। पहले लेक्चर में हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे, टाइप्स भी पढ़ेंगे अभी हम, टाइप्स तक बस हमारा पहला लेक्चर होगा। तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 1, पहला लेक्चर है, सही है, जिसमें हमने अभी तक वेक्टर पढ़ लिया है, उसके रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली है, और किस तरह चेंज होता है नहीं होता, उसके दरमियान के एंगल के बारे में पढ़ लिया। अगली चीज क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो भाई वेक्टर के कितने टाइप्स हैं ये पढ़ेंगे आज डिटेल में, टाइप्स ऑफ
वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज बहुत सारे इससे बन के आते हैं पेपर में आगे चल के, एमडी कैट के पेपर में। तो देख लें आप लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला जो बच्चों पढ़ाऊंगा मैं वो टाइप्स ऑफ वेक्टर है भाई पैरेलल वेक्टर। पहले टाइप का नाम है पैरेलल वेक्टर। क्या होता है पैरेलल वेक्टर, किस तरह का होता है? तो देखें भाई पैरेलल वेक्टर क्या होता है। पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, पहले समझाऊंगा, उसके बाद लिखवाऊंगा जो भी चीजें लिखवानी है। अब देखें भाई, एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर साथ ही में है बी वेक्टर। देखें इनका मैग्नीट्यूड चेंज है लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसी तरह से ये एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड छोटा है, ये एक वेक्टर है इसी के साथ मैग्नीट्यूड बड़ा है, डायरेक्शन सेम है दोनों की। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन डिफरेंट हो, सॉरी सॉरी मैं उल्टा कह दिया, अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो और डायरेक्शन सेम हो, तो पहले बता देता हूँ भाई मैग्नीट्यूड जो है, देखो दोनों का अलग अलग है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल का मतलब वही सिर्फ सेम डायरेक्शन होता है पैरेलल का, जैसे रेल की पटरी जा रही होती है आपने देखा होगा, दोनों बिल्कुल बराबर बराबर, उसे पैरेलल कहते हैं। मैग्नीट्यूड का सेम होना कोई शर्त नहीं होता इसमें, तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है इसमें, ठीक है। पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप जो है उसका नाम है एंटी पैरेलल, या आप कह लो इसको अनलाइक पैरेलल भी कहते हैं ज्यादातर, सही है। तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर दूसरा टाइप हम लोग कर रहे हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर। तो इसमें क्या होता है बच्चों, पहले मैंने बताया डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद फिर समझाऊंगा साथ साथ। तो डायग्राम देखो बच्चों, सेम उसी वाली डायग्राम होगी भाई इसमें। ये पहला एक वेक्टर, लेकिन दूसरा वेक्टर इसमें भी बड़ा है, मैग्नीट्यूड यानी कि सेम नहीं है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ये देखो सेम एक वेक्टर छोटा, दूसरा वेक्टर उससे बड़ा है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है। तो अनलाइक पैरेलल के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, डिफरेंट, डायरेक्शन बोथ डिफरेंट, दोनों चीजें डिफरेंट होती है। जिसमें दोनों चीजें डिफरेंट है उसे कहते हैं अनलाइक पैरेलल वेक्टर, सही है। अच्छा, इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो हम लोग टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है बच्चों, देखो इक्वल नाम से पता लग रहा है बराबर होने चाहिए। अब बराबर का मतलब बच्चों बहुत इजी है कि सेम डायरेक्शन हो और सेम मैग्नीट्यूड हो, ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है इक्वल वेक्टर कहा जाता है। ऐसे वेक्टर को सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है इक्वल वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो हम ऊपर से लिखते हैं दोबारा ताकि पेज पे हमारा मेंटेन हो जाए अच्छे से, सही है। इक्वल, इक्वल के बाद हम लोग बच्चों कर लेते हैं डिस्कस नेगेटिव वेक्टर को। नेगेटिव वेक्टर ये टाइप है अगला इक्वल के बाद, ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होता है नेगेटिव वेक्टर, पहले डायग्राम बताई थी मैंने। नेगेटिव वेक्टर में बच्चों हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि भाई मैग्नीट्यूड दोनों का सेम तो है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये देखो भाई, एक ये वेक्टर, ये रहा पहला, और दूसरा वेक्टर ये रहा यहां तक। देखो एक दूसरे के ये क्या है, ऑपोजिट है डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, सही है। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर बनाओगे तो एक वेक्टर यहाँ पर, दूसरा वेक्टर यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है नेगेटिव वेक्टर। कुछ इस तरह से, ये देखो, तो पॉइंट में लिख देते हैं इस बात को। सेम मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू बिल्कुल सेम है, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। यानी कि सेम हो भाई, मिसाल के तौर पे ये
हमारे पास 2 है, ये भी 2 है, लेकिन ऑपोजिट है, तो एक दूसरे के क्या होंगे, साइन चेंज होगा, नेगेटिव हो जाते हैं, सही है। अच्छा, इसके अलावा 5वें नंबर पे हम पढ़ रहे हैं भाई, 4 हो गए हमारे। 5वें नंबर पे बढ़ा देता हूँ मैं तुम लोगों को, पोजीशन वेक्टर। नंबर 5 पे हम पढ़ रहे हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अच्छा नाम से पता लग रहा है भाई पोजीशन को जाहिर करता है पोजीशन वेक्टर, लेकिन होता क्या है पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे। देखो मैं बना रहा हूँ बच्चों एक ग्राफ, ये देखो ये ग्राफ है। इस ग्राफ में, ये ग्राफ है, जैसे हमें कोई एक गिवन पॉइंट होता है, ये पॉइंट है हमारे पास, एक कोई गिवन पॉइंट है, इसे हम कहते हैं गिवन पॉइंट। अब इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए, इसकी लोकेशन बताने के लिए, इस पॉइंट को याद करो, रखो, हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, सही है। तो यहाँ से जब हम इसकी रिस्पेक्ट से कोई यहाँ लगाएंगे लाइन, इस पॉइंट तक की लाइन लगाएंगे, तो उसे हम कहते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर। ये ओरिजिन, और ओरिजिन से हमने स्ट्रेट लाइन ली, ये इस वेक्टर को कहेंगे आप पोजीशन वेक्टर। वजह क्या है बच्चों, ये पोजीशन को बताता है, किसी भी गिवन पॉइंट की पोजीशन को बताता है, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। जैसे कि हम लोग कुछ इसके बारे में मैं लिखवा देता हूँ, ऐसा वेक्टर, वेक्टर विच इज used to, vector which is used to locate position, locate position of a given point। कोई भी एक गिवन पॉइंट था मैंने बताया, और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट से, ओरिजिन से जाना चाहिए वो पोजीशन वेक्टर, सही है। ओरिजिन से और ये जुड़ा भी होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखवा देता हूँ कि इसकी जो टेल होती है, इट्स टेल ऑलवेज फिक्स्ड। हमेशा इसकी टेल क्या होती है, फिक्स होती है, ओरिजिन से फिक्स होती है हमेशा। अगली चीज, पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो बच्चों, हम लोग एक एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग फॉर्मूला लिखते थे एल इज इक्वल टू, देखो इस तरह से, एल इज इक्वल टू आर इंटू पी, जिसमें ये पोजीशन वेक्टर होता है और ये होता है लीनियर मोमेंटम, जो जिनका प्रोडक्ट मिलके क्या बनाता है, एंगुलर मोमेंटम बनाता है। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला था, सही है, इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो पोजीशन वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आर से, और उसके ऊपर साथ में लगा होता है ऐसे एरो, सही है। एक और बात है पोजीशन वेक्टर की बच्चों, कि पोजीशन वेक्टर को आप पैरेलली ना शिफ्ट नहीं कर सकते। पोजीशन वेक्टर को शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओरिजिन से उसका जो टेल है वो फिक्स है, हमने दूसरे पॉइंट में लिखा है ये बात। तो इट डज नॉट शिफ्ट पैरेलल, इसको पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते, सही है। ये इसके बारे में एक और बात बता दी हमने, सही है। तो ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने काफी चीजें पढ़ ली हैं। अच्छा, अगला जो हमारा टाइप है बच्चों, इसी के आगे बढ़ा देता हूँ, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्योंकि ये है कि इससे थोड़ा सा रिलेटेड ही है, तो इसलिए फ्री वेक्टर कर लेते हैं हम लोग। ये चौथा था हमारा, और ये हम कर रहे हैं अब 6 पे हम कर रहे हैं स्टार्ट फ्री वेक्टर को। फ्री वेक्टर क्या होता है क्लास, तो फ्री वेक्टर को देख लेते हैं हम लोग। डायग्राम पहले बनाएंगे हम लोग फ्री वेक्टर के लिए। तो डायग्राम में पहले तो आपको ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा शो करने के लिए, एक ये लाइन और साथ में एक ये लाइन। अच्छा देखें भाई, फिर से, इस बार जो वेक्टर है इसका ओरिजिन जो है वो फिक्स नहीं है। ये देखो वेक्टर एक ऐसे है इस ग्राफ में, इसी के साथ ये वेक्टर है। अब ये दोनों सेम वेक्टर है बिल्कुल, देखो मिसाल के तौर पर ये एक वेक्टर है, पहले इसको हम उठा के बिल्कुल इसी के बराबर में रख देंगे, ये देखो इसी तरह, ये बराबर में रखेंगे हम। तो ये हमने इसे डिस्प्लेस किया है पैरेलल, यानी इसी के सामने बिल्कुल रख देने को, पैरेलल शिफ्टिंग को। तो फ्री वेक्टर जो है पैरेलल शिफ्ट भी हो सकता है, क्योंकि देखो इसका जो ओरिजिन है वो फिक्स भी नहीं है, सही है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो पॉइंट में हम लिखते हैं भाई फ्री वेक्टर के बारे में, वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस, वेक्टर जो डिस्प्लेस हो सकता है, विच कैन बी डिस्प्लेस्ड, वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल
टू इटसेल्फ। जो पैरेलल डिस्प्लेस हो सकता है ऐसे वेक्टर को कहते हैं हम लोग फ्री वेक्टर। दूसरा पॉइंट, अभी हमने बताया भाई इसका जो ओरिजिन है वो टेल है वो ओरिजिन से फिक्स नहीं होता, तो इट्स टेल डू नॉट फिक्स, इसकी टेल फिक्स नहीं होती। दूसरी बात हमने ये बता दी, इसकी टेल फिक्स नहीं होती भाई बिल्कुल भी, तो इसी वजह से ये पैरेलल डिस्प्लेस हो सकता है। सही है। अच्छा, इसके बाद बच्चों जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों नल वेक्टर। तो नल वेक्टर से पहले मैं एक छोटा सा पढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ताकि वो जगह हमारी अरेंज हो जाए। तो देखो 7 में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को पहले कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं बच्चों? देखो, तो कोलिनियर वेक्टर में ऐसे दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर जो सेम प्लेन पे पाए जाते हैं या सेम एक्सिस पे पाए जाएं। अच्छा, एक्सिस और प्लेन के बारे में बता दूं, ये जो हम देखते हैं ग्राफ में एक्स और वाई, ये एक्सिस होते हैं, प्लेन कहते हैं पूरा ये एक्स और वाई प्लेन। जैसे ये पूरा ये ग्राफ है ना, एक्स वाई प्लेन, एक ये पूरा एक्स वाई प्लेन है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव वाई होता है, ये पूरा एक नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई प्लेन होता है। तो प्लेन जो है वो अलग होता है और एक्सिस अलग होता है, ये इसका डिफरेंस तो आपको पता ही है। तो अगर कोई भी दो वेक्टर सेम एक्सिस में पाए जा रहे हैं, तो इस बात को मैं लिख देता हूं, टू और मोर वेक्टर्स लाइज ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में कोई दो या दो से ज्यादा वेक्टर पाए जाते हैं, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहा जाता है? कोलिनियर वेक्टर। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे भाई मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, ये हमारे पास एक ग्राफ है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। अच्छा भाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई। अगर मैं दो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं कहां पर? इस प्लेन के अंदर, ये देखो ऐसे, ये प्लेन के अंदर है तो इनकी बात नहीं हो रही। अगर मिसाल के तौर पे भाई एक इस एक्स एक्सिस पे है, दूसरा हमारा वेक्टर वो भी इसी एक्स एक्सिस पे है, दो वेक्टर, जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। तो ये जो एक ही एक्सिस पे दो वेक्टर होंगे इन्हें कहा जाता है क्या? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर, सेम एक्सिस पे पाए जाने वाले दो वेक्टर, उन्हें कहते हैं क्या? कोलिनियर वेक्टर। एग्जाम्पल मैं इसकी एक अच्छे से करवा देता हूँ। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऐसे भाई, एक वेक्टर ऐसे है हमारे पास, इसका नाम है ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर है स्ट्रेट, इसका नाम है बी वेक्टर। तीसरा वेक्टर हमारे पास है ऐसे हॉरिजॉन्टल, इसका नाम है सी वेक्टर। और एक हमारे पास दोबारा है डी, जो कि डाउनवर्ड है, डी वेक्टर। और उसके बाद है डी, जो कि एक्स एक्सिस पे ही है लेकिन, अच्छा इसकी सिंबल में कुछ और लिख देता हूँ, ई लिख देता हूँ, सही है, ई वेक्टर है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे है लेकिन डायरेक्शन इसकी डिफरेंट है। अब गौर से देखो तो ये भी एक्स एक्सिस पे है, ये भी एक्स एक्सिस पे है, और ये वाई पे है, ये भी वाई पे है। डायरेक्शन चेंज है ना बस, लेकिन सेम एक्सिस पे तो मौजूद है। तो इनमें से जो बी है और जो ई है, नहीं डी है, जो बी और डी जो है दोनों कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे, यानी कि सेम एक्सिस पे। तो बी और डी कहलाएंगे क्या? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स। इसी तरह सी और ई जो है बच्चों, वो भी देखो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो वो भी क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर जो किसी एक एक्सिस पे पाए जाए, सेम एक्सिस पे पाए जाए, उन्हें कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है बहुत, तो उसको पढ़ रहे हैं हम लोग नल वेक्टर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एमसीक्यूज आते हैं काफी। नल वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं, इम्पटी वेक्टर भी कहते हैं ज्यादातर इसको, सही है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। अच्छा, अब इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे चीजें। पहले तो देखो भाई, तो पहला पॉइंट तो इसका यही होगा कि कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, वेक्टर वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड
जीरो, ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। अब देखो ये बात एक अलग ही वो हमें बताती है कि भाई जीरो मैग्नीट्यूड है तो वो वेक्टर है कैसे। हमने अभी पढ़ा ना ऊपर कि लाइन से मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, जब लाइन ही जीरो है तो वेक्टर कैसे आ गया। तो इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग कि किस तरह से आ जाता है ये। तो इससे पहले भाई एक और चीज, और इसकी जो डायरेक्शन है एंड अननाउन डायरेक्शन, अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है, हमें इसकी डायरेक्शन का नहीं पता होता। चाहिए। अच्छा, एग्जाम्पल देने से पहले मैं एक और पॉइंट करवा देता हूँ पहले आपको। अच्छा, नल वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, नल वेक्टर को हमें बनाना पड़ता है या हमें वो हासिल होता है। किस तरह से हासिल हासिल होता है? इट कैन बी obtained by it can be obtained by adding, obtain कर सकते हैं कैसे, एडिंग अ वेक्टर, एक वेक्टर को ऐड करके इनटू इट्स नेगेटिव वेक्टर, एक वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर में अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाता है क्या, एक नल वेक्टर आ जाता है। कैसे आ जाता है? देखो एग्जांपल बता रहा हूं मैं मिसाल के तौर पे। हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये ए वेक्टर है, पॉजिटिव है, इसको हमने ऐड किया नेगेटिव से, यानी कि देखो ये नेगेटिव वेक्टर ये पॉजिटिव वेक्टर दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आंसर जो आएगा वो आएगा जीरो। प्लस माइनस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब रूल ये कहता है भाई, वेक्टर्स के जो रूल हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी दो वेक्टर आपस में जब सम होते हैं तो बच्चों उनका जो आंसर आता है वो वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। यानी ये जो जीरो आया ये एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। अब मसला ये कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन कुछ तो डायरेक्शन है, वो अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन है, इसीलिए इसको नाम दिया गया क्या, नल वेक्टर का, नल वेक्टर का नाम दिया गया है इसे। अच्छा, इसके अलावा नल वेक्टर को ऑब्टेन हासिल करने के और भी मेथड है कुछ, वो मेथड मैं साथ में लिखवा रहा हूँ यहाँ पर भाई। और नल वेक्टर कैसे कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? नल वेक्टर इज ऑल्सो obtained by self क्रॉस प्रोडक्ट, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का अपने आप से क्या करते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी फिलहाल के लिए आपको पता हो कि भाई देखो एक ये वेक्टर है, इसको अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं जीरो से, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर से, तो जो आंसर आना चाहिए, सॉरी सॉरी हमने करना था वेक्टर को अपने आप से सेल्फ, तो जैसे ए ये इसी को अपने आप से हमने कर दिया प्रोडक्ट, तो अपने आप से जब प्रोडक्ट करेंगे हम लोग तो जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो। अब देखो कैसे जीरो आ रहा है, आगे हम डिटेल में ये पढ़ेंगे कि भाई जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो बच्चों ए का मैग्नीट्यूड होता है, बी का मैग्नीट्यूड होता है, इतना तो पढ़ा होगा इंटर में आप लोगों ने, साथ में आ जाता है साइन थीटा। अब साइन थीटा है, सेम दोनों वेक्टर हैं तो हमें पता है एंगल कितना होगा, जीरो, और साइन जीरो बराबर होता है जीरो के, इसी वजह से यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, जीरो। इस जीरो को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे, इसी वजह से इसे हम कहते हैं नल वेक्टर। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। इसके अलावा एक और मेथड भी है बच्चों, वो मेथड क्या है, वो मेथड बता देता हूँ मैं, कि अगर किसी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कराएंगे जीरो से, और लिख देता हूँ दोबारा, अगर किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करवा दो, अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय जीरो, कोई वेक्टर जीरो से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो भी उसका आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। जैसे कैसे, ए वेक्टर है मल्टीप्लाई करा दिया जीरो से तो जीरो ही आंसर आएगा, लेकिन वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो इसी वजह से इसे भी क्या कहेंगे हम लोग, नल वेक्टर। ये तीन मेथड है नल वेक्टर के ऑब्टेन करने के। ठीक है, तो ये नल वेक्टर के बारे में सारी बातें थी डिटेल में। लास्ट हमारा जो रह गया है वो है यूनिट वेक्टर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। पहले लेक्चर में हम बस टाइप्स ऑफ वेक्टर करने वाले हैं, तो लास्ट हम कर रहे हैं यूनिट वेक्टर को डिस्कस। यूनिट वेक्टर क्या है क्लास, यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर बेसिकली बच्चों इस्तेमाल होते हैं डायरेक्शन के लिए, और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है यानी इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1।
तो सबसे पहले हम जो पॉइंट लिखेंगे, अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज वन, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो। बस इसकी जो मैग्नीट्यूड है वन है, यानी वैल्यू वन है बस। लेकिन ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये डायरेक्शन को बताता है। तो दूसरी चीज हम क्या लिखते हैं, इट स्पेसिफाई द डायरेक्शन, इट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, एक किसी गिवन वेक्टर की भी ये डायरेक्शन बता देगा बस हमें, सही है। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन ही होता है। अगली चीज क्या है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे शो करेंगे, सिंबल क्या होगा, वो चीजें हम पढ़ रहे हैं, सही है। रिप्रेजेंटेड बाय, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, इसको हम स्मॉल लेटर से जाहिर करते हैं, यानी कि हम छोटे लेटर्स में लिखते हैं, और साथ में विद अ हैट, साथ में एक कैप सी लगी होती है, छोटी सी टोपी टाइप। तो हम यहाँ लिख देते हैं, देखो एग्जाम्पल, यूनिट वेक्टर को इस तरह शो करते हैं, जैसे ये ए स्मॉल लेटर में, उसके ऊपर हमने सॉरी एरो नहीं लगाना, हैट लगानी है, हैट कुछ इस तरह से। ये रहा, ये यूनिट वेक्टर की पहचान है। तो आगे चल के आप समझोगे यूनिट वेक्टर का काम क्या है जब हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने अभी तक बस टाइप डिस्कस करनी है। तो यूनिट वेक्टर के बारे में क्या पढ़ा बच्चों, ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड क्या हो वन, और सिर्फ डायरेक्शन का बताने के लिए काम आता है, और रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर से, और उनके टॉप पे क्या होता है, हैट लगी होती है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट चीज, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई इसकी एक हम लोग। एग्जाम्पल ये है भाई, जैसे एक वेक्टर है आपके पास, और उसकी वैल्यू है, ये देखो एक वेक्टर है, उसकी वैल्यू है 15 यूनिट, कुछ भी कोई वैल्यू है, और साथ में डायरेक्शन दी हुई है नॉर्थ की। अब यहाँ पर ये जो ए वेक्टर है, ये तो चलो ए वेक्टर ही अपनी जगह पे, ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की जगह याद करो हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड को कैसे शो करते हैं, मॉड्यूलस से शो करते हैं ऊपर अभी, ठीक है। और नॉर्थ ये डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन की जगह पे हम लगाते हैं यूनिट वेक्टर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से विद हैट ऑन टॉप, टॉप पे क्या होता है, हैट। देखो तो इस तरह से शो करते हैं, तो इस तरह से हमने शो किया। अब इसी से देखो आप यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बना सकते हो। हमने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाना है, मॉड्यूलस ऑफ ए इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। अब देखो इस फॉर्मूले से ना तुम एक और चीज देख सकते हो, इसकी एक और डेफिनेशन बना सकते हैं हम लोग इसी फॉर्मूले से। क्या बनती है एक और डेफिनेशन फॉर्मूले से, ये कि जो वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर भी है जो अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाता है। ये देखो, ये वेक्टर है, अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा है। तो देखो ये मैं लिख सकता हूँ डेफिनेशन, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ऑन मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जो अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाए, ऑन मैग्नीट्यूड, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ये रहा। तो हमने यूनिट वेक्टर की एक और डेफिनेशन देख ली, सीख ली कि भाई वेक्टर, जो ऐसा वेक्टर जो अपने आप से क्या हो जाए, ऐसा वेक्टर जो अपने आप से क्या हो जाए बच्चों, डिवाइड हो जाए, अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाए, उसे कहते हैं हम लोग क्या, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक हो गया पहली बात। अगली चीज क्या है भाई, यूनिट वेक्टर के बारे में हम, अब यूनिट वेक्टर तीन तरह के होते हैं, बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तीन तरह के यूनिट वेक्टर जो कि हम ज्यादातर पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखवा रहा हूँ मैं, थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर, तीन तरह के यूनिट वेक्टर। अच्छा, क्या कौन कौन से होते हैं भाई, आई जे के। अच्छा, इन आई जे के यूनिट वेक्टर को पता है, अच्छा इनके ऊपर कैप लगाना लाजमी है सिंबल के लिए। इन आई जे के यूनिट वेक्टर को कहा जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। वजह क्या है, क्या होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनके दरमियान में, यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनके दरमियान में एंगल कितना हो, 90 का, उन्हें कहा जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखो ये एक्स एक्सिस हमने बनाया, ये हमने बनाया वाई एक्सिस, और ये बना हमारी तरफ जेड एक्सिस। ये देखो जेड एक्सिस। अब ये एक्सिस है एक्स वाई और जेड।
जो आई यूनिट वेक्टर है आई, वो लाई करता है किस पे, एक्स एक्सिस पे, ये रहा आई यूनिट वेक्टर। और जे लाई करता है किस पे, वाई पे। और के यूनिट वेक्टर लाई करता है जेड पे। देखो, और आपको ये भी बताओ कि इन तीनों के दरमियान 90 का ही होता है एंगल, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी। जिस वजह से इन तीनों को क्या कहा जा रहा है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल मीन 90 का इनका क्या होता है बच्चों, एंगल होता है इनके दरमियान, 90 डिग्री का एंगल होगा इनके दरमियान, ठीक है। ये बताइए समझ में। अच्छा, इसके बाद अगली चीज क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये यहाँ तक हो गए, यूनिट वेक्टर तक हो गए, सही है। इन यूनिट वेक्टर को याद रखना। दो मैं एडिशनल पढ़ा देता हूँ थोड़े से, जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक हम पढ़ लेते हैं 11 नंबर पे, एक्साइल वेक्टर। एक्साइल वेक्टर क्या होता है बच्चों, एक्साइल वेक्टर को समझने के लिए आपको रोटेशन चैप्टर में जाना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 4 में। हमने याद है एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। तो एक मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूँ मिसाल के तौर पे। देखो कि भाई, हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते थे कि भाई इस तरह से घुमाव होता है एंगुलर वेलोसिटी में। जब ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड। जो कि किससे निकाल सकते हो आप, एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन किससे निकाल सकते हैं हम लोग, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, सही है। ये हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में। अच्छा, इसी के साथ अगर ये रोटेशन जो है वो राइट साइड पे है, मिसाल के तौर पे अगर कुछ ये इस तरह से क्लॉकवाइज जिसे कहते हैं, सही है, तो जो होती है डायरेक्शन वो क्या हो जाती है, डाउनवर्ड हो जाती है डायरेक्शन, सही है। ये देखो, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाती है, डाउनवर्ड। ये रहा, ये दो मैंने बना दिया, आप देखो भाई। तो डेफिनेशन लिखवा देता हूँ मैं साथ। ऐसा वेक्टर, वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, जो सिर्फ क्या बताए हमें, रोटेशनल इफेक्ट बताए, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं, रोटेशनल इफेक्ट। और ये हमेशा होता है एंड ऑलवेज अलोंग, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमेशा रोटेशन के एक्सिस की तरफ होगा। ये देखो, अब जब आप बोतल को इस तरह घुमाते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो वो अपवर्ड जाती है ऊपर की तरफ। ये जो वेक्टर बनता है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वेक्टर बनती है, ये वेक्टर किस वजह से बना, क्योंकि हमने ये रोटेट किया। तो रोटेशनल इफेक्ट की वजह से जो वेक्टर आता है, उस वेक्टर को कहा जाता है एक्साइल वेक्टर। तो रोटेशनल इफेक्ट की वजह से हो ना ये वाला वेक्टर, देखो फोर्स की वजह से तो नहीं है ना, आप बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हो स्पेशली अलग से, लेकिन रोटेट कर रहे हो और रोटेशन की वजह से जो वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है उसे कहते हैं एक्साइल वेक्टर, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो हम इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं कुछ, ताकि अच्छे से समझ आ जाए तुम्हें। भाई कौन कौन सी चीजें थी जो आपने पढ़ी थी इंटर में, उनमें से एक है बच्चों एग्जाम्पल में एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बोतल के कैप से आप बहुत अच्छी एग्जांपल है, तो बोतल के कैप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अपवर्ड आती है, और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो डाउनवर्ड जाती है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी हो गया पहली चीज। और इसी के साथ एंगुलर एक्सेलरेशन बहुत कनेक्टेड था, अगर आपने पढ़ा हो सही से, तो एंगुलर एक्सेलरेशन, ये दोनों कहलाते हैं एक्साइल वेक्टर, ठीक है। जो रोटेशनल इफेक्ट की वजह से फॉर्म हो, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है एक्साइल वेक्टर, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज क्या करते हैं, देखो हम लोग लास्ट बस करवा रहा हूँ, जो लास्ट का नाम है पोलर वेक्टर। 12 पोलर वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, पोलर वेक्टर सिंपल, बहुत ही इजी है भाई। ऐसे वेक्टर जो जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों मौजूद हो, कोई भी वेक्टर, ये देखो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मौजूद है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है कोई, ये एंडिंग पॉइंट है जो मौजूद है, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है पोलर वेक्टर। जैसे कि ये देखो, वेक्टर, वेक्टर्स विच हैव स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ऐसा वेक्टर जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंडिंग पॉइंट भी हो, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है क्या, पोलर वेक्टर, जिसकी एग्जांपल आ जाती है फोर्स पहली। सिंपल, बहुत इजी है भाई। जो हम नॉर्मल वेक्टर पढ़ते हैं उन्हें ही पोलर वेक्टर कहते हैं। तो क्लास देख लो, पहले लेक्चर यहाँ तक खत्म हो चुका है। हमने डिस्कस किया पहले लेक्चर में क्या क्या, लेक्चर में हमने डिस्कस किया पहले लेक्चर में कि वेक्टर और इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, और उसके टाइप, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कब चेंज होता है वेक्टर, कब चेंज नहीं होता वेक्टर, ये देखो कब चेंज होता है कब चेंज नहीं होता,
उसके दरमियान के एंगल किस तरह से हमने मेजर करना है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने पैरेलल वेक्टर पढ़ा, अनलाइक पैरेलल, सही है, बहुत सारे टाइप पढ़े हैं डिटेल में, तो इनको अच्छे से अगर पॉइंट्स को आप देखते हो एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये वाले पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक बस आपका लेक्चर हो जाता है खत्म पहला। तो क्लास ये हमारे फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, जो पहला लेक्चर हमने पढ़ा था जिसमें टाइप्स ऑफ फैक्टर हमने पढ़े थे, तो उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं क्लास पहला, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज। भाई यूनिट वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1, सही है, जीरो भी नहीं होता, इनफाइनाइट भी नहीं होता। यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन के लिए होता है, तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, वैल्यू 1 होती है। इसके अलावा दूसरा, इफ ए इज इक्वल टू, हमें वैल्यू दी हुई है ए वेक्टर की 3i, और हमें दिया हुआ है 4j साथ में, और हमें इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल बच्चों फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला, 3 + 4 और इनके साथ साथ आ जाएगा इनका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, जो हो जाएगा 25, और 25 का रूट हो जाएगा 5, सही है, तो 5 हमारा आंसर है। इस तरह से आप निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड, जो कि हमने तरीका सीखा था। इसके बाद तीसरा जो है, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर है जिसका जीरो मैग्नीट्यूड है एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। जीरो मैग्नीट्यूड वाला होता है बच्चों नल वेक्टर, सही है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम लोग उसे ऑब्टेन कर सकते हैं, मैंने बताया था टाइप्स ऑफ वेक्टर में। तो ये है बच्चों तीसरा एमसीक्यू। इसके अलावा जो चौथा है, विच पेयर रिप्रेजेंट पैरेलल वेक्टर, इनमें से कौन सा पेयर है जो पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई देखो, पहला बोल रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब वो पैरेलल नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन होती है, देखो इसमें दूसरे में सेम डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, मैंने बताया था पैरेलल होने से मैग्नीट्यूड पे कोई भी डिपेंड नहीं करता वो चीज। तो सेम डायरेक्शन हो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, उसे कहते हैं पैरेलल। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, सही है। तो ये चार हो गए। इसके अलावा पांचवा देख लेते हैं बच्चों, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट। कई ओरिजिन पॉइंट से जो वेक्टर ड्रॉ होता है एक पोजीशन तक, हमने अभी पढ़ा था ग्राफ में कुछ इस तरह से, ओरिजिन पॉइंट से एक पोजीशन को बताता है किसी गिवन उसकी, उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑप्शन है हमारे पास बी, तो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर हमारे पास करेक्ट। इसी तरह विच टाइप ऑफ वेक्टर ओनली इंडिकेट डायरेक्शन, भाई कौन सा वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताता है, वो होता है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर जब हम पढ़े थे, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और सिर्फ ये क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। तो कौन सा वेक्टर है भाई, वो यूनिट वेक्टर। ए को आप सही टिक कर दोगे। तो ये हमारे पहले चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है।